हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोस दुनिया। तो आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करने वाला है जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत ही पुरानी बीमारी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जो पूरी दुनिया में मिलियंस में लोगों को अफेक्ट करता है। तो हम लोग जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, ट्यूबरक्लोसिस होता किससे है, ट्यूबरक्लोसिस का पैथोफिजियोजेनेसिस, उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, फिर हम लोग प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है एक तरह का क्रॉनिक इन्फेक्शन। क्रॉनिक इन्फेक्शन का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा दिनों तक परसिस्ट करता है, यानी बहुत ही ज्यादा दिनों तक रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन। और ये जो होता है ये लंग्स में भी होता है और लंग्स के बाहर भी होता है। तो चलिए इसके समझेंगे हम कि कहाँ कहाँ पे होता है। तो बेसिकली ये जो होता है एक तरह का बैक्टीरिया से कॉज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो देखा गया है कि ये मेनली लंग को अफेक्ट करता है। लंग के बाद लंग के बाहर वाले ऑर्गन, जैसे आपका प्लूरा हो गया, या फिर आपका इंटेस्टाइन हो गया, या फिर आपका बोन हो गया, तो इन सबको भी अफेक्ट करता है। अब आते हैं कॉज। तो कॉज मैंने बता दिया आपको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली फैलता कैसे है। तो ट्यूबरक्लोसिस जैसे हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी टीबी वाला पेशेंट होता है तो डॉक्टर उसके पास बैठने के लिए मना करता है। तो बेसिकली उसके पास बैठने के लिए क्यों मना करता है, क्योंकि उसके मुंह से जो एयर ड्रॉपलेट निकलते हैं उसमें वो बैक्टीरिया होता है। तो वो एयर ड्रॉपलेट जो होता है आपके सांस के थ्रू आपके अंदर जाएंगे और आपको भी इन्फेक्ट करेंगे। तो इसीलिए देखा गया कि एयर ड्रॉपलेट के रूट से फैलता है। अब हम लोग देखेंगे रिस्क फैक्टर, तो किसको किसको ज्यादा होता है। जो बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहते हैं उनको हो सकता है, या फिर जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं उनको बेसिकली होता है। जो मेल न्यूट्रिशन होते हैं उनको होता है। जिसकी इम्यूनिटी पहले से कॉम्प्रोमाइज होती है, यानी जिसको एचआईवी इन्फेक्शन हो रखा है उसको होता है, या फिर कोई अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, जिसको पहले से डायबिटीज हो, या फिर पहले से किसी को कैंसर हो, तो इन सबको ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर का मतलब यहाँ पे होता है कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और साइन क्या क्या डॉक्टर देखता है। तो क्लिनिकल फीचर में देखा गया है कि दो तरह के ट्यूबरक्लोसिस मैंने आपको बताया, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का जो फीचर होता है, इसमें कफ आपको परसिस्टेंट होता है ग्रेटर देन 3 वीक्स, ठीक है। और कफ के साथ साथ आपको ब्लड भी देखने को मिलता है। फिर उसको फीवर होता है, पेशेंट को फीवर भी कैसा होता है कि इवनिंग के टाइम में फीवर बढ़ जाता है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है वो होता है नाइट स्वेटिंग का फीचर। यानी पेशेंट अगर बोलता है कि मेरे को रात में बहुत ज्यादा पसीने आते हैं और मेरे को दिन में फीवर रहता है, तो बेसिकली ये हम लोग को इशारा करता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस की तरफ है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का वेट लॉस तो नहीं हो रहा है बहुत जल्दी, खाने में कमी तो नहीं आनी, भूख लगना बंद तो नहीं हो गया। तो बेसिकली ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में हम लोग क्या क्या देखते हैं, जैसे लिम्फ नोड का स्वेलिंग, ठीक है। लिम्फ नोड जैसे नेक में यहाँ पे जो गांठें बन जाना, या फिर बॉडी के कोई और जगह में गांठ बन जाना, इसको हम लोग लिम्फ नोड स्वेलिंग बोलते हैं। अब बोन या फिर जॉइंट में अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो क्या हो सकता है, जॉइंट में कोल्ड एब्सेस हो सकता है, बोन में ट्यूबरक्लोसिस कर सकता है, फिर ब्रेन में जा सकता है, उसके बाद किडनी या फिर इंटेस्टाइन में जा सकता है। डायग्नोसिस के ऊपर बात करते हैं। तो डायग्नोसिस जो होता है, जैसे क्लिनिकल सस्पिशियस जो होता है, डॉक्टर देख करके बताता है, जैसे 2 वीक से ज्यादा फीवर हो, पेशेंट को वेट लॉस हो रहा हो, उसके बाद उसको कफ आ रहा हो, कफ के साथ साथ ब्लड आ रहा हो, रात में पसीने आ रहे हो, तो बेसिकली ये तो पहला क्लिनिकल डायग्नोसिस डॉक्टर समझ लेता है। इसके बाद डॉक्टर लिखता है टेस्ट। तो टेस्ट में क्या क्या होता है, तो टेस्ट में जो सबसे पहला जो डॉक्टर टेस्ट करवाता है उसके डाउट के अकॉर्डिंग वो हम लोग करवाते हैं चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे करवाने के बाद फिर डॉक्टर लिखता है आपको स्पूटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी। उसके बाद आपको जीन एक्सपर्ट या फिर सीवी नाट का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर आपको करवा सकता है मोन्टॉक्स टेस्ट, जिसको हम लोग क्या होता है स्किन ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी कहा जाता है। फिर साथ साथ हम लोग सीबीसी भी करवाते हैं, फिर ईएसआर भी करवाया जाता है। उसके बाद आता है मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्यूबरक्लोसिस का, जानते हैं ट्रीटमेंट कैसे होता है। ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीटमेंट देने के लिए डॉक्टर जो होता है वो आपको, अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हुआ तो 6 महीने की ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में 1 साल की ट्रीटमेंट या फिर 8 महीने का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस में 2 फेज में ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर टीबी हुआ, पहला हो जाएगा इंटेंसिव फेज जो शुरू के 2 महीने तक होता है, उसके बाद कंटिन्यूएशन फेज बाकी के 4 महीने। तो इंटेंसिव फेज में 4 ड्रग दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथाम्बुटोल। तो ये 4 ड्रग्स जो होते हैं शुरू के 4 महीने तक कंटिन्यू दिया जाता है। उसके बाद कंटिन्यूएशन फेज में पायराजिनामाइड और इथाम्बुटोल को कमा दिया जाता है। उसके बाद 6 महीने का ट्रीटमेंट ये हम लोग देते हैं।
फिर अगर देखा गया है कि जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है तो फिर यही ट्रीटमेंट 1 साल का किया जा सकता है या फिर 8 महीने का, डिपेंड अपॉन ट्यूबरक्लोसिस कि कितना ज्यादा फैला हुआ है। तो बेसिकली ये था ट्रीटमेंट। अब आते हैं हम लोग प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, प्रिवेंशन करना बहुत ही इजी है। तो प्रिवेंशन देखा गया है कि अगर बच्चा जैसे होता है तो न्यूनेट जब बच्चा हुआ तो उसमें डॉक्टर बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं, हॉस्पिटल में ही लगवाया जाता है, तो इससे उसका प्रिवेंशन होता है बच्चों का। उसके बाद अगर देख रहे हो कि आपके एरिया में ट्यूबरक्लोसिस एंडेमिक है या फिर बहुत ज्यादा फैल है लोगों को, तो आप माउथ को कवर करके भी रह सकते हैं, या फिर आपके घर में पेशेंट है तो उसको मास्क लगाने के लिए बोलिएगा, खुद भी मास्क लगा सकते हैं। उसके बाद आपको न्यूट्रिशन को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, इम्यूनिटी को इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। फिर आपको अल्कोहल बंद करना पड़ेगा, आपको रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सब जो होता है प्रिवेंशन के लिए किया जाता है। अब आता है उसके कॉम्प्लिकेशन। अगर ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग नहीं ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ट्रीटमेंट अगर हम लोग नहीं करते हैं तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन होता है लंग को अफेक्ट करता है। अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो लंग में कैविटेशन, लंग में छेद हो जाना जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है, इसकी वजह से लंग डैमेज हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने नहीं करवाया तो बेसिकली ये और भी ऑर्गन में फैलता है, जैसे मैंने बताया आपको, इंटेस्टाइन हो गया, ब्रेन हो गया, मेनिंजेस हो गया, फिर स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो इन सब ऑर्गन्स में भी फैलते हैं। उसके बाद फिर भी अगर ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाता है पेशेंट तो डेफिनेटली डेथ होना सबसे कॉमन बात है ट्यूबरक्लोसिस में। तो ट्यूबरक्लोसिस में एक चीज जान लीजिए, अगर आपको एक बार ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो बेसिकली आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर आपने ट्रीटमेंट मिस किया या फिर आपको ऐसा सिम्टम्स आया कि मेरे को ठीक लगने लग गया, मैं दवाई छोड़ देता हूं, तो आप ये ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस की तरफ जा रहे हैं और इसको ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है डॉक्टरों के लिए। तो प्लीज ट्यूबरक्लोसिस को कभी भी इग्नोर ना करें। जब भी आपके फैमिली में हो तो प्लीज ये नॉलेज को स्प्रेड करें कि ट्यूबरक्लोसिस की दवाई बंद नहीं की जाएगी और कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।